लहर में जो कोहराम मचा उसका हर कोई गवाह रहा। उत्तर प्रदेश में जो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा वो तस्वीरें भी हर किसी ने देखी। लेकिन अब ऑक्सीजन संकट लगभग खत्म हो चुका है और यूपी में रिकॉर्ड ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिसकी सराहना नीति आयोग भी कर चुका है। और यूपी का ये मॉडल अगर हिट हो पाया है तो एक खास अफसर की वजह से, जो ना सिर्फ सीएम योगी के विश्वास पर खरे उतरे बल्कि अवनीश अवस्थी का ये मॉडल देश में मिसाल बन चुका है। कैसे ऑक्सीजन संकट से प्रदेश को निकाला, वो कौन से एक्शन जिससे ये मॉडल बाकी राज्यों के लिए मिसाल बन गया, आखिर इन चंद दिनों में ये करिश्मा कैसे संभव हो पाया, सीधा उन्हीं बेमिसाल अधिकारी से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। जी थैंक यू। और सबसे पहले मैं सवालों की शुरुआत करूं, अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं सर आपके पास आएंगे, लेकिन दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ इस वक्त ऑक्सीजन कमांड सेंटर से जुड़े हुए हैं, जिसको रातों रात लोक भवन में स्थापित किया गया था उस वक्त जब एकदम से क्राइसिस हुई थी। उन्हीं के नेतृत्व में इस ऑक्सीजन कमांड सेंटर को स्थापित किया गया और अब ये एक ऐसी जगह बन चुका है जहां से हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जाती है। मसलन कहां से कितनी ऑक्सीजन आ रही है, आगे इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और इस पर सीधे नजर रखते हैं अवनीश अवस्थी जी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर फिलहाल ऑक्सीजन के लिहाज से यूपी कहां खड़ा है, हमारी स्थिति क्या है, क्या पर्याप्त ऑक्सीजन है या हम सरप्लस में चल रहे हैं? देखिए मैं बस पहले तो ये बताना चाहूँगा कि लगभग 22-23 अप्रैल के आसपास जब ये ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम 9 की बैठक में पहला निर्णय तो ले लिया कि सभी विभाग जो ऑक्सीजन से जोड़ सकते हैं उनको जोड़ा जाए और एक कमांड सेंटर यानी एक पूरा कंट्रोल रूम सेंट्रल बनाया जाए। उन्होंने गृह विभाग को जोड़ा क्योंकि सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हम लोग जो है मैनेज करें। उन्होंने एफएसडीए को जोड़ा जो पूरे ड्रग इंस्पेक्टर्स और हमारे पूरी टीम है ऑक्सीजन सप्लाई की जो रिफिलर्स के माध्यम से पूरी व्यवस्था करती है उसको जोड़ा। ट्रांसपोर्ट को जोड़ा जहां पर हमारे टैंकर्स थे और जो टैंकर्स ऑक्सीजन के थे साथ साथ आर्गन और नाइट्रोजन के टैंकर्स को कन्वर्ट कराया और फिर मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जोड़ा जिनको हमें ऑक्सीजन देनी थी। तो ये सभी लोगों को जोड़कर एक कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया है और इस कंट्रोल रूम में पहली बार ऑक्सीजन का एक नया सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ऑक्सीजन कंट्रोल का, जहां हर टैंकर हमारे प्रदेश में जो ऑक्सीजन दे रहा है एक समय पर कहाँ है, भरा है, खाली कर रहा है, भर रहा है, ये पूरी व्यवस्था हमने दी है। हम आज ये कह सकते हैं कि पिछले 6-7 दिन में लगभग 1000 टन ऑक्सीजन हमने प्रदान की है प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रदेश का कोई कोना ना हो जहां पर हमारे किसी भी अस्पताल में या अब होम आइसोलेशन में हमारा कोई भी ऐसा मरीज ना हो जिसको ऑक्सीजन की कमी हो सके। तो ये पूरा जो है उनका मार्गदर्शन था। ऑक्सीजन ट्रैकर सिस्टम हमने बनाया और साथ ही साथ इसके साथ साथ जो है हमने होम आइसोलेशन का भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हर आदमी अपने लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था दे सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए हमारे पास पहले जब हम लोगों ने काम शुरू किया था 22 अप्रैल को तो मात्र 60-65 टैंकर्स थे। अब हम लोग लगभग 91 टैंकर्स 100 टैंकर्स तक चले गए हैं और टैंकर की क्षमता हमने 1200 टन की टैंकर की क्षमता कर दी है। नेक्स्ट, अब आप देखिए हम लोग ने इस कंट्रोल रूम के शुरू होने पर लगभग 500 टन 530-38 टन एक दिन जब टैंकर लौटने लगे तो फिर उस दिन कम हो गया तो लगभग 400 से 500 टन देते थे। अब आप देखेंगे पिछले 6-7 दिन में हम 1000 टन दे रहे हैं। और ये हुआ कैसे, एक तो हरे रंग से आपने देखा टैंकर की सप्लाई बढ़ी, नीले रंग से देखा हमें रेल विभाग रेल मंत्रालय का हमें भारतीय रेल का पूरा सहयोग मिला, रेल से हमने सप्लाई किया। और हम ये भी बता दें कि हमको एयरफोर्स का यानी रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग किया। तो केंद्र सरकार की हर एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की हर एजेंसी का ये पूरा एक वो है, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि हम लोग 1000 टन पर पहुंच गए। जी वाकई, और ये जो पूरा कमांड सेंटर है सर बहुत ही डिटेल में आपने दर्शकों को दिखाया कि कैसे 24 घंटे यहाँ पे मॉनिटरिंग होती है। अब जी हमारा जो जी
अब ये देखिए, ये एक टैंकर हमने लिया है 7585, ये फील्ड टैंकर है और ये देखेंगे इसमें हरे रंग में है, तो फील्ड टैंकर हरे रंग में है, डिलीवरी पॉइंट कानपुर है और ये ड्राइवर का नंबर क्या है, ओनर का नंबर क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, इसमें लगभग 10 टन लोड है और ये रौड़केला से हमारे पास आया, यानी उड़ीसा से लेकर हम कानपुर तक ला रहे हैं और ये टैंकर बहुत जल्दी फिर कानपुर में पहुंचकर अपना जो है उतारेगा ऑक्सीजन को। तो ये एक बहुत मजबूत सिस्टम जो हम लोगों ने डेवलप किया है, ये महत्वपूर्ण है। हम एक तरफ जामनगर से उठा रहे हैं, हम एक तरफ रौड़केला से उतार रहे हैं, हम एक तरफ जो है बंगाल में हल्दिया और बरजोरा से उठा रहे हैं, बोकारो से उठा रहे हैं, जमशेदपुर से उठा रहे हैं, तो हर तरफ से हम ऑक्सीजन जो है अपने प्रदेश को उतार रहे हैं। हमारा प्रदेश बड़ा है, वाराणसी से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक बड़ा प्रदेश है, तो इस पूरी व्यवस्था को बनाने में ये हमारा सहयोग कर रहा है। अब हम अगर आगे देखें, हमारा ये पूरा कंट्रोल रूम जो जैसे हमने इस्टेब्लिश किया, तो इसमें हमारे इतने बड़े सभी अधिकारी और हमारी एक टीम रोडेक कंसल्टेंट की है, लगी हुई है। तो ये टीम जो है पूरा काम कर रही है और एक एक जगह से कहाँ से हमको लाना है और कहाँ ले जाना है, ये पूरा काम हम कर रहे हैं। आप देखें, इसमें वाराणसी को 26 टन चाहिए, आजमगढ़ को लगभग 13 टन चाहिए, गोरखपुर को लगभग 22 टन चाहिए, बस्ती को 19 टन चाहिए। तो ये पहले मैप किया डिमांड का और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों से कहाँ से हम लाएंगे, ये व्यवस्था हम लोग ने की है। हम लोग ने बोकारो, दुर्गापुर, बरजोरा, बरनपुर, हल्दिया से लाए हैं, जामनगर से लाए हैं और बड़े बड़े सेंटर्स को हम लोग ने दिया है। बिल्कुल, बहुत ही क्लैरिटी नजर आ रही है सर, पूरा प्लान बहुत ही स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि कोई आम आदमी भी यदि देख रहा होगा तो उसको समझ आएगा कि जिले के हिसाब से आपने हर डिस्ट्रिक्ट की जरूरत को अलग से कोच किया है और वहां पर पहुंचने वाला कौन सा ट्रक है, वो किस जगह पे है, कहां से आ रहा है, उस सबकी पूरी ट्रैकिंग यहाँ पर रखी जा रही है। लेकिन सर, अभी आपने एक ग्राफ दिखाया था जिसमें जिले के हिसाब से आपने ऑक्सीजन जरूरत का जिक्र किया था, क्या ये पर डे की रिक्वायरमेंट है हर एक जिले के लिए? पर डे सुनिश्चित कर रहे हैं आप इतनी सप्लाई, या कुछ दिन के लिए काफी होता है ये? जी, जब 1000 टन हम बांटते हैं 75 जनपदों में, तो लगभग हर जनपद के लिए एवरेज में 12 से 15 टन आता है। तो बड़े जनपदों में ज्यादा लगती है, छोटे जनपदों में कम लगती है, तो ये पर डे की सप्लाई है। वाकई किस दिन किस जिले में कितनी ऑक्सीजन जाएगी? और सर, थोड़ा सा और मैं आम आदमी के लिहाज से स्पष्ट समझना चाहूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, तो उसको यदि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए या उसे यदि ऑक्सीजन रिफिलिंग करानी है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, क्या व्यवस्था है कि जल्द से जल्द उसकी भी ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित हो सके? देखिए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि होम आइसोलेशन में जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिले। तो लगभग 5 दिन पहले उसकी भी एक व्यवस्था बना दी गई है। हर जिले में होम आइसोलेशन के पेशेंट्स के लिए निर्धारित एक या एक से अधिक जगह है रिफिलर के यहाँ, वो अपना जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाए और तुरंत तत्काल वहाँ व्यवस्था हो जाए। गाजियाबाद में, मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में कल हम लोग ने लगभग 5000 पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है। लगभग औसत यही है, लगभग 29 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने केवल होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को दिया है। जी, और सर, ये पूरा जो आपने कमांड सेंटर हमें दिखाया, टीम्स लगी हुई हैं वहां पर, 24 घंटे आप लोग ट्रैक रख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कौन से स्टेट से आ रही है, फिर यूपी में वो कहां इकट्ठा हो रही है, फिर फर्दर आगे किस तरह आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्या 24/7 ऑपरेशन चल रहा है इसका ये पूरा? ये पूरा सिस्टम हमारा 24/7 चल रहा है और ये सिस्टम हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर एजेंसी है, मनीष त्यागी जी हमारे साथ में है, रोडेक कंसल्टेंट्स ने बनाया है। ये लोग बड़ी कंपनीज जैसे फेडरल एक्सप्रेस वगैरह जो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं, ऐसे मॉडर्न लोगों को, मॉडर्न कंपनीज को हम लोगों ने करा है और ये बिल्कुल निःशुल्क उन्होंने ये काम करके हमको दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की सेवा के लिए वो सामने आना चाहते, खुद आए और खुद उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया और इसको आगे भी डेवलप करते जाते हैं। इनफैक्ट जो हमारा ट्रक का जो सॉफ्टवेयर है, टैंकर का सॉफ्टवेयर है, अब चूंकि उसमें जीपीएस लगा है तो हमको जीपीएस से ही पता लग जाता है कि टैंकर हमारा स्पीड से चल रहा है या रुक गया है या कहीं पर जो है लेट चल रहा है। तो हर चीज़ एक एक मॉनिटर होती है।
ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है, इससे लगभग 40% हमारी जो है आउटपुट ऑक्सीजन की बढ़ गई है। जी बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया कि अलग अलग स्टेट से हम जो ऑक्सीजन मंगा रहे हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूं कि हॉस्पिटल्स में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ ऐसे प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी खुद की डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी भी कैपेबिलिटी, अपनी भी कैपेसिटी डेवलप हो O2 को लेकर? जी देखिए, प्रदेश सरकार में जैसा मैंने अभी बताया, मुख्यमंत्री जी डेली इसको अपनी टीम लाइन में मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ लगभग 20-22 ऑक्सीजन प्लांट्स पहले ही हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस में लगे हुए हैं। 14 नए प्लांट्स पीएम केयर में भारत सरकार से प्राप्त हुए, वो भी अब नए लग रहे हैं। लगभग 5 से 6 उसमें स्थापित हो गए हैं। इसके अलावा जो है 23 प्लांट्स ऐसे हैं जो NHM के स्टेट के फंड से जो है स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें भी बहुत तेजी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें, शुगर मिल में जो शुगर मिल्स हैं, और शुगर मिल्स ने CSR के अंतर्गत हमको जो है हर जिले में एक नया ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया है अस्पताल में। अब तक लगभग 50 से अधिक जिलों में शुगर मिल के CSR से भी जो है हमको व्यवस्था ऑक्सीजन की हो रही है, नए प्लांट्स की। और साथ ही साथ एक नई चीज़ हम उपयोग में कर रहे हैं कि शुगर मिल या डिस्टिलरीज में जहां पर ऑक्सीजन बनाई जा सकती, इस तकनीक को भी ट्राई कर रहे हैं, और उसमें भी हमको जो है बहुत जल्दी सहायता मिलेगी और नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ हमारी जो UPCDA यानी यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये जो है पूरा एक ऑक्सीजन ग्रिड भी तैयार कर रही है और लगभग 7-8 स्थानों पर लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए लैंड भी अलॉट कर रही है, जिससे भविष्य में हमको किसी तरह की कोई कठिनाई कभी भी ना हो। जी बिल्कुल, और हमारे दर्शक जो इस वक्त टीवी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा की भावना अब उनके अंदर जरूर जागनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखा जा रहा है, अलग अलग राज्यों से टाइम टू टाइम इसको मंगवाया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टैंकर्स को ट्रैक किया जा रहा है, समय से डिलीवरी हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से राज्यों से हम ऑक्सीजन मंगा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की कुल जरूरत कितने मीट्रिक टन की है? देखिए, हम लोग जो मंगा रहे हैं अभी, हम लोग अपने राज्य में हमारा प्रोडक्शन है, हमारे कुछ आउटपुट पॉइंट्स उत्तराखंड में हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा जो हमारे लिए विशेष रूप से व्यवस्था हम कर रहे हैं वो झारखंड से कर रहे हैं, बोकारो से और जमशेदपुर से। साथ साथ हम बंगाल से कर रहे हैं, जहां पर हम 3 या 4 स्थानों से ला रहे हैं, और रोडकिला यानी उड़ीसा से भी ला रहे हैं, और गुजरात के जामनगर से भी ला रहे हैं। हमको रेलवे विभाग का, रेल मंत्रालय का, रेल के अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला। जब भी हमने रेल की मांग की तो विदिन 1 आवर 2 आवर्स हमको एक नया रेक मिल गया, जिससे कि बहुत फर्क पड़ा। हमने रेल से अब तक करीब 21 बार बोकारो और लखनऊ के बीच में रेल चलाई है, और जो टैंकर्स हमारे भर के जमशेदपुर से आ रहे हैं 6 बार उनको हम चला चुके हैं, जिसका बहुत फ़र्क हमारे लिए पड़ा है। हमको टैंकर्स जो है रेल के माध्यम से जामनगर से भी नोएडा और गाजियाबाद में मिल रहे हैं, तो रेल का बहुत सहयोग मिला। और हम ये कह सकते हैं एयरफोर्स का सहयोग लखनऊ में, आगरा में लगभग 50-60 टैंकर्स तो केवल हमारे एयरफोर्स से भेजे गए, जिससे एक बार जाने का, खाली टैंकर जाने का हम समय बचा सके। बिल्कुल, और सर आप इस वक्त उस पर्टिकुलर जगह पर हैं जहां पर कुछ टेक्नोक्रेट्स की टीम भी आपके साथ है, जो आपने बताया कि देश सेवा की भावना से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए। हम चाहेंगे कि उनसे भी कुछ आप सवाल पूछिए कि कैसे वो उस देश सेवा के लिए प्रेरित हुए और किस तरह से वो मदद कर रहे हैं इस इतने बड़े अभियान में। मेरे साथ मनीष त्यागी जी हैं। मनीष जी जो है खुद USA में रहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है हम लोगों को अप्रोच किया कि इस तरह का काम वो करते हैं, पूरा मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का। इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों से संपर्क किया। 24 घंटे के अंदर हमारा पहला वर्जन जो है सॉफ्टवेयर का आपने जारी किया। मनीष जी बताइए। नहीं सर, ये जो भी हमने किया इट्स थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ द political as well as execution leadership of the state, that they were able to willing to listen to our ideas and give us and empower us to be able to execute it. And thanks to the vision and the absolute brilliant leadership to be able to take the decisions under pressure as quickly as possible. That was the major thrust. When it comes to technology, we are very good at it. The whole India is very good at it. But what makes it happen is the right decision at the right time.
And we were बिल्कुल able to pull सही it off समय thanks पर to the सही brilliance of फैसला Awasthi लेना sir and बहुत everybody जरूरी else है। who was और आपने participating, जिस बात का Kaustubh जिक्र sir किया and मनीष जी ने, everyone else, अमनीश that जी they जिस empowered बात us का and made जिक्र it मनीष जी कर रहे हैं कि really क्राइसिस के वक्त में ही लीडरशिप की असली पहचान होती है, और ये एक ऐसा मौका था जब उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में अचानक ऑक्सीजन क्राइसिस आया, तो आपके ऊपर भी जरूर एक प्रेशर रहा होगा। कैसे ये सब संभव हुआ? कहा जाता है कि रातों रात लोक भवन में जो है इस ऑक्सीजन कमांड सेंटर की स्थापना का काम शुरू हुआ, सब कुछ आपकी लीडरशिप में। कैसे हुआ ये सब? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है और जो सॉलिड नींव, सुबह पहली चीज टीम 9 की बैठक में एक एक चीज वर्कआउट करके स्पष्ट निर्देश जो मिल जाते हैं, उसका प्रभाव है कि हम लोग ऑक्सीजन के एरिया में भी बहुत अच्छा काम किया है। एक एक जिलाधिकारी, एक एक कमिश्नर, जहां एसपीज को फोर्स देनी है, उनको टैंकर्स को मॉनिटर करना है, किसी भी अधिकारी ने अपने में जो है आगे बढ़कर काम किया है। तो ये पूरी टीम एफर्ट है जो मुख्यमंत्री जी के पूरे मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में हम लोग लागू कर पाए। बिल्कुल अवनीश जी, इस वक्त हम स्टूडियो में जहां पर बैठे हैं वो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, मतलब नोएडा है, यूपी के अंदर आता है। तो नोएडा एक तरफ, हम लोग नोएडा में हैं, यहाँ की परिस्थिति देखते हैं, बराबर में राज्य दिल्ली है, वहां की परिस्थिति देखते हैं। तो जब कंपेयर करते हैं, उत्तर प्रदेश की इतनी आबादी है, 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और आज इस स्थिति में ले आए हैं कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो ऑक्सीजन जरूरत है वो अब कमी की ओर नहीं है, बल्कि हम सरप्लस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से अभी भी ऐसे मामले सामने आते हैं। तो आखिर कैसे संभव हुआ? एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली, जिसके लिए कहा जाता है कि सबकी निगाहें उस पर रहती हैं, सारे रिसोर्सेस सबसे पहले उसके लिए होते हैं, तो यूपी में इतने चैलेंज होने के बावजूद आज इस मकाम पर इतनी जल्दी कैसे संभव हुआ कि पहुंच पाए? देखिए, हम अपने प्रदेश की बात करेंगे। हमको प्रदेश के हमें बनारस में ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमने जमशेदपुर से लिया। वहाँ डीआरडीओ का एक अस्पताल था, हमने जमशेदपुर से लिया। हमको नोएडा गाजियाबाद में ज़रूरत थी, हमने जामनगर से लिया। मैंने कहा ना, रेल विभाग से, रेल मंत्रालय, रेल के ऑफिसर्स से, सभी से, एयरफोर्स से, सबका जब सहयोग लिया है और एक नीति के तहत साइंटिफिकली जब हम लोग मूव किए हैं, तो इसका फ़र्क पड़ा है। नोएडा और गाजियाबाद में भी कमी होने नहीं देंगे, और किसी भी सूरत में हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हर तरफ से कोशिश करेंगे कि उनको भी जो है हम ऑक्सीजन दे सकें। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेन हम लोग जमशेदपुर से चलाकर मुरादाबाद, मेरठ तक ले जाएं, तो उसका भी फर्क पड़ेगा कि हम लोग ईस्टर्न इंडिया से अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ऑक्सीजन ट्रेन से ले जाएंगे तो हमारी तेजी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कुछ ऐसी भी खबरें आई कि इसकी कालाबाजारी देखी गई, जरूरतमंदों तक ना पहुंचकर, या उन्हें बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पर मजबूरी में खरीदनी पड़ी क्योंकि स्वास्थ्य गिर रहा था, परिस्थिति ऐसी थी। तो अब जब आपूर्ति हमारे पास पूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन इतनी तेजी से हो रहा है, तो कालाबाजारी ना हो, इसे रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत में ही कालाबाजारी में यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। जहां भी शिकायत मिली वहां पर प्रभावी कार्रवाई की। हम लोग ने ऑक्सीजन की अकेले नहीं, दवा की जो वितरण में भी कालाबाजारी थी, गाजियाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, सभी जगह कार्रवाई की। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस कोविड कैंपेन में कोई कालाबाजारी करेंगे तो एनएसए लगा दीजिए। तो ये काम भी हम लोग ने किया है, तो कहीं चूकेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। और अब आप खुद ही देखेंगे कि काफ़ी हद तक जो है ये शिकायतें भी इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि बहुत सख्ती से जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। बिल्कुल, एक और सर इसी से जुड़ी हुई छोटी सी समस्या लोगों की, वो ये कि अगर ऑक्सीजन है तो लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, उसकी कमी पड़ गई, या कुछ लोगों ने डर की वजह से कि हमें भविष्य में जरूरत ना पड़ जाए, सिलेंडर जो थे वो वापस नहीं किए। तो ऑक्सीजन है और सिलेंडर्स की कमी ना हो, इस दिशा में भी क्या कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, हमें तो पब्लिक से अपील करनी चाहिए कि जिस भी पेशेंट को, अगर उनके पेशेंट का ऑक्सीजन में उपयोग हो गया तो सिलेंडर स्वतः भाव से अपने जानने वालों को दे दें, या वापस जो है जहां फिलर्स हैं उनको उपलब्ध करा दें। तो इसमें तो टीम एफर्ट सबका होना चाहिए, कोई भी अपने घर पर ना रखे। अगर उपयोग हो गया तो उसका उपयोग करने के लिए दूसरों को भी उपलब्ध कराएं। अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से आसपास किसी और को ज़रूरत हो तो उसको उपलब्ध कराएं। तो इसमें तो सबको एक सामूहिक रूप से जो है सहयोग करना पड़ेगा। ये एक नेशनल इमरजेंसी है, सबका सहयोग लेना पड़ेगा। हम तो आपके माध्यम से अपील भी करेंगे कि जहाँ भी जो भी सिलेंडर जिसके पास है और अब उपयोग नहीं हो रहा है, तो ज़रूर जो है किसी न किसी रूप में उपयोग करने के लिए लोगों को जमा करवा दें।
बिल्कुल, शहरों तक ये ऑक्सीजन पहुंच गई है, लेकिन सर जो हमारी अगली चुनौती है वो गांव से जुड़ी हुई है। शहरों में रहने वाले लोग तो फिर भी अवेयर हैं, वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, 4 लोगों को फोन कर सकते हैं, उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब गांव में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, तो वहां इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? देखिए, हम लोग ने पहले तो जो मंडल मुख्यालय हैं उनको केटर फॉर किया। अब हम आपको बताएं, शाहजहांपुर जैसे ज़िले में, लखीमपुर जैसे ज़िले में, संत कबीरनगर जैसे ज़िले में, उन्नाव जैसे ज़िले में, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, इस तरह के जो ज़िले हैं इनको भी हम जो है, महोबा जैसे ज़िले में, इनमें भी हम सीधे लिक्विड ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे कि उन ज़िलों में सिलेंडर भरकर अस्पतालों को उपलब्ध कराया जा सके, ग्रामीण अस्पतालों को भी उपलब्ध कराया जा सके। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में CHCs और PHCs में भी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए जाएं। उनके लिए सेल्फ जनरेशन प्लांट्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी जो है प्रत्येक जनपद में अस्पतालों को दिए गए हैं। बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स छोटे छोटे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी ग्रामीण क्षेत्र में भी नहीं होगी। जब हम पूरा व्यवस्था देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं और उसको भरने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अब एक आम आदमी को ऑक्सीजन की किल्लत यूपी में नहीं होगी, चाहे वो अस्पताल में हो या फिर घर पर रहकर होम आइसोलेशन में अपना ट्रीटमेंट ले रहा हो। कम से कम ऑक्सीजन और रिसोर्सेज की कमी उसे नहीं होने दी जाएगी। और ये सब कुछ कैसे सुनिश्चित कराया जा रहा है, खुद हमारे साथ ACS ग्रे अवनीश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने पूरे ऑक्सीजन कमांड सेंटर को दिखाया और कैसे मैप के माध्यम से कहां से ऑक्सीजन आ रही है, कैसे इसे आगे भेजा जा रहा है, बहुत ही विस्तार से दिखाया कि कैसे यूपी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। सर, अगला सवाल उन लोगों के लिए जो होम आइसोलेशन के अंदर हैं। कई बार क्या होता है कि पूरे परिवार को एक साथ कोरोना अपनी चपेट में ले लेता है और कह लीजिए कोई भागदौड़ करने वाला या अरेंज करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में यदि किसी को अचानक आपातकालीन ऑक्सीजन की जरूरत हो जाए तो कैसे पहुंचेगा उस तक ये सब? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का एक पूरा जो प्लान है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में, उसमें हर दिन जो है कमांड कंट्रोल सेंटर से होम आइसोलेशन के पेशेंट्स को फोन करने की व्यवस्था है। होम आइसोलेशन पेशेंट्स को फोन करके उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूछी जा रही हैं, उनको मेडिकल किट भेजा जा रहा है, डॉक्टर्स की सलाह भी जो है वो मोबाइल के माध्यम से ले सकते हैं। तो जो भी होम आइसोलेशन में लोग हैं, यदि वो अपने कंट्रोल रूम को ये बता दें कि ये आवश्यकता है, तो वो भी व्यवस्था जो है हम लोग कर सकेंगे। निश्चय ही इसमें जो है जो ये पूरा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, ये व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। सर, नीति आयोग ने तारीफ की है इस पूरे मॉडल की जो आपने यहाँ पर स्टैब्लिश किया है, और ऑक्सीजन की कमी ना आए, कैसे ये पूरा जो कंट्रोल रूम है वो आप लोग देख रहे हैं, 24/7 आप चला रहे हैं। नीति आयोग ने इसकी तारीफ की और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अभी दूसरे राज्यों के लिए भी एग्जाम्पल बन रहा है। तो क्या आप बताना चाहेंगे या क्या टिप्स आप दूसरे राज्यों को देना चाहेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी सरप्लस स्थिति हर राज्य में हो, पूरे देश में हो जल्द से जल्द? देखिए, केवल हम ये कहना चाहेंगे कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट हो, एक टीम एफर्ट हो, हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह टीम 9 में डेली उसको मॉनिटर करते हैं, वो अगर व्यवस्था के अनुरूप जो है हो और कार्रवाई अगर कायदे से हो जाए तो व्यवस्था में बहुत सुधार हो सकता है। हमारी इस पूरी व्यवस्था से लगभग 40% का सुधार हुआ है। और हम ये जरूर कहेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर जो प्रदेश का है, वो किसी भी प्रदेश को अगर चाहिए तो हम निःशुल्क उसको देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि आखिर कैसे ऑक्सीजन सप्लाई जो है अब यूपी में पूरी हो चुकी है और लोगों को घबराने की, डरने की, कम से कम पैनिक ऑक्सीजन के लिए लेने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।